हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब इससे पहले मैंने आपको वृत्त के बारे में पढ़ाया, जिसमें हमने वृत्त से रिलेटेड जो भी हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे और प्रमेय थी वो हल की थी। इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्षेत्रफल और परिमाप वृत्त का कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे हम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वृत्त का जो त्रिज्यीय खंड होता है और वृत्तखंड होता है उसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। फिर समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, जो हमारी समतल आकृतियां होती है जैसे वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, जब उन्हें हम किसी भी मतलब फिगर में वृत्त को भी साथ में ले लेते हैं तो एक हमारी संयोजन आकृति बनती है। तो उनका हम क्षेत्रफल किस तरह से निकाल सकते हैं, ये इस पूरे चैप्टर का मेन टॉपिक होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर लास्ट में हम इस पूरे चैप्टर के जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हें हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको दोबारा से वृत्त की जो कुछ चीजें हैं वृत्त के बारे में उन्हें एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे वृत्त होता क्या है, ठीक है। अगर हम कोई एक बिंदु ले ले, ठीक है, और इस बिंदु को मेन मानते हुए इसके चारों ओर बराबर दूरी पर एक लाइन इस तरह से गोलाई में एक लाइन हम खींच दे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हम वृत्त कहते हैं, उसे सर्कल कहते हैं, ठीक है। ये स्फीयर जो गोला होता है और वृत्त होता है उसमें अंतर होता है। जो वृत्त होता है वो हमारा 2D होता है और जो स्फीयर होता है, गोला होता है, वो हमारा 3D होता है। जैसे कोई रिंग है तो वो क्या है, हमारा वृत्त है, लेकिन हम बॉल की बात करेंगे तो वो क्या होगी, हमारी स्फीयर होगा, गोला होगा। जो गोला होता है वो चारों तरफ से कवर होता है और उसकी जो शेप होती है बिल्कुल गोलाकार होती है, ठीक है। इसमें ये गोल होता है, लेकिन ये जो रिंग होती है वो हमारा क्या होता है बच्चों, वृत्त होता है। अब इसमें ये जो पॉइंट होता है जिसे हम क्या मानते हैं, मोस्टली ओ मानते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, इसका केंद्र कहलाता है, केंद्रक होता है वृत्त का। और ये इसकी चारों तरफ जो ये लाइन होती है ये होती है इसकी परिधि, सर्कमफ्रेंस। क्या होती है इसकी, ये परिधि होती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी परिधि और परिमाप में भी क्या डिफरेंस है। तो ये इसकी परिधि होती है, इसके केंद्र से इसकी परिधि पर कोई भी लाइन आप खींचोगे, इधर की तरफ को खींच लो, इधर की तरफ को खींच लो, इसे हम क्या कहते हैं, ये होती है हमारी त्रिज्या, ठीक है। किधर की तरफ को भी आप इस लाइन को खींच लो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्या कहते हैं। और अगर हम इस केंद्र से होते हुए इस तरह की लाइन खींचे कि जो दोनों तरफ परिधि को टच कर रही है, यानी कि एक तरह से क्या, त्रिज्या का डबल, इसे हम क्या कहते हैं, व्यास। तो यहाँ से एक हमारे पास रिलेशन निकल के आया, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आया है कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, या जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या बच्चों, ये त्रिज्या है और ये पूरी जो है वो व्यास है। तो एक मेन पॉइंट क्या निकल के आया हमारे यहाँ पे, त्रिज्या और व्यास में रिलेशन निकल के आया, क्या कि व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या के, या फिर त्रिज्या बराबर होती है व्यास बटे 2। बच्चों, जो हम त्रिज्या होती है इसे हम छोटे r से दिखाते हैं, ठीक है, और जो व्यास होता है उसे हम d से दिखाते हैं। तो अगर आपके पास कहीं पे भी क्वेश्चन में मतलब फिगर में d दिया हुआ है तो मतलब हम व्यास की बात कर रहे हैं, डायमीटर, ठीक है, और त्रिज्या मतलब रेडियस, तो उसके लिए हम स्मॉल r दिखाते हैं। तो ये दो चीजें हैं इसमें। तीसरा इसमें क्या है बच्चों, तीसरा इसमें है कि जो हमारा जो ये वृत्त होता है, हमारे जो वृत्त की जो परिधि होती है और ये जो व्यास होता है, इसमें एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक संख्या के बराबर होता है और उसे हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि परिधि और व्यास इनका जो अनुपात होता है वो पाई के बराबर होता है,
ठीक है, परिधि और व्यास का जो रिलेशन होता है, का जो अनुपात होता है वो पाई के बराबर होता है। अब ये जो पाई होती है ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों, ये अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जिसमें संख्या परिधि हमने पढ़ा था क्लास 9th में, उसमें भी बताया था। और जो हमने वास्तविक संख्या पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्याएं होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। और बाकी की जो भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो परिमेय संख्याओं में पढ़ते हैं कि वो भिन्न होती है, गुणांक, पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं होती है, वो सब। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का आगे कोई भी क्लासिफिकेशन मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि होता ही नहीं है। तो इसमें जो भी हमारी √, में वैल्यू होती है, √3 है, √5 है या फिर पाई है, वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इनकी वैल्यू निकालना, मान निकालना आसान नहीं है, ठीक है। तो इनकी कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू जो है वो हमारे गणितज्ञ जो है उन्होंने मान लिए। तो आर्यभट्ट और रामानुजन इन दोनों ही ने पाई की वैल्यू निकालने की कोशिश की और इसका जो मान है वो लगभग दिया कि 3.14। ठीक है, तो पाई का मान या तो हम ये लेते हैं या फिर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 22/7 लेते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में पाई का मान गिवन नहीं है तो हम जो लेंगे वो 22/7 लेंगे। और अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको पाई का मान 3.14 लेके सॉल्व करना है, तो वो उसमें दिया होगा, ठीक है, वो उसमें दिया होगा पाई का मान, अगर वो हमसे ये रखवाना चाह रहा है। वरना अगर कुछ भी नहीं दिया और फिर भी हमें पाई का मान क्वेश्चन में रखना है तो हम 22/7 रखेंगे। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते और q उसमें 0 नहीं होता, ठीक है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखते, मतलब जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम इनका दशमलव प्रसार देखें, मतलब मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो दशमलव के बाद जो संख्या है ना वो रिपीट हो रही है, मतलब कुछ पे कुछ आ जा रही है, कभी 5, 6, 2, 1, 8, 9, इस तरह संख्या जो है वो रिपीट हो रही है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और वो पूरा नहीं कट रहा है, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जब टर्मिनेट नहीं होता मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है, अशांत होती है और अनावर्ती होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और पाई हमारी क्या बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। और जो वृत्त होता है, वृत्त की परिधि और व्यास में इनका जो अनुपात होता है वो पाई के बराबर होता है। यहीं से हमें क्या मिल सकता है बच्चों, आगे और जो फॉर्मूले होंगे इससे रिलेटेड वो हम डेराइव करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं वृत्त से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण हमारे सूत्र होंगे जो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वृत्त है जिसका जो व्यास है वो d है और त्रिज्या r है। इनमें क्या रिलेशन होता है, व्यास में और त्रिज्या में जो व्यास होता है वो 2 गुना होता है त्रिज्या के, या त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो r बराबर d/2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया कि जो परिधि होती है, परिधि जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, वृत्त की परिधि बटे d, इसका जो अनुपात होता है वो पाई के बराबर होता है। या इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि जो परिधि होगी वो बराबर क्या होगी, जब पाई की गुना हम d में करेंगे, या फिर पाई d की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2r, यानी कि ये क्या होगा बच्चों 2πr। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है इसमें मेन, वृत्त की परिधि या फिर आपको है वृत्त का परिमाप, यहाँ हम पूरे वृत्त की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो होगा 2πr। इसी तरह से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों πr², ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे रेडियस दी होगी, मान ले 7 दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, r बराबर 7 दिया हुआ है वृत्त का और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे πr², पाई मतलब 22/7 और r² मतलब 7 गुना 7, 7 से 7 गया और 22 की 7 में हम गुना कर देंगे तो हमारा जो एरिया है वृत्त का वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2πr में r रखेंगे साथ तो उसकी परिधि या परिमाप निकल के आ जाएगी। बिल्कुल ये फॉर्मूले जो बेस क्वेश्चन है हमारे कि परिधि पूछिए 2πr लगा दो, क्षेत्रफल पूछा है πr² लगा दो, तो ये है जो हमारे पास एक कंप्लीट पूर्ण वृत्त है, ठीक है। अब अर्धवृत्त की बात करते हैं। अर्धवृत्त कैसा होगा, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है जो केंद्र से होकर जाती है लाइन, वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो उसे एक भाग को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त। तो ये क्या है हमारे यहाँ पे केंद्र,
और केंद्र से ये परिधि है तो ये क्या होगी, रेडियस, और ये भी रेडियस होगी। और अगर हम पूरे की बात करें तो वो क्या होगा, इसका डायमीटर होगा, इसका व्यास होगा। तो अर्धवृत्त के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैं बताती हूँ। देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धवृत्त का क्या होगा, जो पूरे का है उसका आधा, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि, पूरे की परिधि क्या है, 2 पाई आर। अर्धवृत्त की क्या होगी, इसको हम 2 से भाग दे देंगे, मतलब आधा कर देंगे इसका, तो वो हो जाएगी बच्चों पाई आर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। अब अर्धवृत्त का परिमाप, देखो वृत्त की परिधि और परिमाप एक होता है, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि और परिमाप अलग अलग होते हैं। देखो परिधि का मतलब है बस ये बाउंड्री हमारी, ये इस तरह से, ये तो ये पाई आर है। पूरी क्या थी, 2 पाई आर थी, तो आधी बाउंड्री क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी, आधी। लेकिन परिमाप का मतलब है सारी जो बाहर की सर्कमफ्रेंस है, मतलब ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, तो ये होता है परिमाप। जैसे आप आयत का परिमाप निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें सारी साइड को जोड़ देते हैं, या फिर आप त्रिभुज का भी परिमाप निकालोगे तो सारी साइड को जोड़ देंगे, या वर्ग का भी निकालोगे तो आप क्या करते हो बच्चों, उसमें सारी जो साइड्स होती है उन्हें आपस में जोड़ देते हो, तो परिमाप होगा। इसी तरह से इसमें, अब ये जो है ये तो हमें पता है कि पाई आर है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ये आर और ये आर, यानी कि 2r जोड़ देंगे इसमें हम। तो ये क्या हो जाएगा, r दोनों में से भाग कॉमन लेंगे तो पाई प्लस r, ये होगा अर्धवृत्त का परिमाप। अब इसमें और भी आ सकते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसके ये चतुर्थांश, बस इस पार्ट के बारे में बात करें, इस किसी पार्ट के बारे में बात करें, है ना। इस पार्ट को मैं अलग से बना लेती हूँ। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, चतुर्थांश कहते हैं। इसका चतुर्थ पार्ट है ना, 1/4 पार्ट इसका ये। तो ये केंद्र है O, और ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, और ये भी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, ये हमारा केंद्र है, मतलब जो हमारा वृत्त है, हमने वृत्त का पूरा न लेके उसका 1/4 भाग ले लिया। तो अगर इस तरह से आए तो फिर हम क्या करेंगे, तो एक चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसे 4 से भाग दे दो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसे हम किससे भाग देंगे, 1/4 से, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से एक चतुर्थांश का परिधि क्या होगी, जो वृत्त की होती है 2 पाई आर, उसे भाग देंगे 4 से, यानी कि पाई r/2 होगी। और इसी का अगर हम क्या करें, परिधि निकालें, सॉरी परिमाप निकालें, तो परिमाप में तो हम इन्हें भी जोड़ लेते हैं। तो ये तो है ही, जो परिधि है पाई r/2 प्लस r, ठीक है। इसे ऐसे में लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई r प्लस 4r, ठीक है, बटे 2। तो इस तरह से वृत्त का कोई सा भी पार्ट ले, है ना, तो पूरा वृत्त हो तो हमारे पास ये फॉर्मूले होंगे, अर्धवृत्त हो तो ये वाले फॉर्मूले होंगे, और उसका भी अर्धवृत्त का भी आधा हो, मतलब उसका चतुर्थ पार्ट हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूले होंगे। तो मेन फॉर्मूले हमारे पास 2 ही है। जो वृत्त का परिमाप परिधि होती है वो 2 पाई आर होता है, और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा वृत्त है, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला, उससे हम उसकी क्षेत्रफल के फॉर्मूले को पाई आर स्क्वायर को कैसे डेराइव कर सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, आयत है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इन सभी में हम क्या करते हैं बच्चों, कि जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है उन दोनों की आपस में गुना कर देते हैं। तो इसमें भी जब वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें भी हम वही करते हैं, दोनों की गुना करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये एक वृत्त बनाया और वृत्त को बराबर 16 पार्ट में मैंने मतलब डिवाइड कर लिया है, 1 2 3 4 5 करके इस तरह से इसकी 16 बराबर पार्ट मैंने कर दिए। अब इन 16 पार्ट को मैंने इस तरह से मतलब डिराइव किया, लिखा है, बनाया है कि मतलब इसकी एक साइड ये इधर है और दूसरी साइड को मैंने इसके अपोजिट कर दिया इधर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से।
अब आपको ये जो आकृति मिली है, ये जो फिगर मिली है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो लगभग ये आपकी आयत वाली जो शेप है उसी को बना रही है। ठीक है, आयत वाली शेप को ही बना रही है। अब ये क्या है हमारी, ये तो ये वाली डिस्टेंस है और ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ तक की तो बात हम क्या करते हैं, ये तो हमारी इसकी त्रिज्या होगी वृत्त की। ये जो वृत्त है जिसे हमने खोल के बना दिया एक तरह से, तो ये तो त्रिज्या होगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। अब ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये क्या होगी बच्चों, इसकी लंबाई होगी। ये क्या है, इसकी बी क्या है, इसकी त्रिज्या। अगर हम इसे आयत मान लेते हैं और ये इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। अब लंबाई हम इसकी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये इस तरह से यहाँ पे सर्कल बने हुए हैं, गोलाकार है, लेकिन हमें पता है ना ये क्या है, इसके जो ये बाहर के सर्कल है ये है क्या बच्चों, ये इसकी परिधि है, सर्कमफ्रेंस है। तो अगर हम बात करें वृत्त की लंबाई L, वो बराबर क्या होगी, वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी, वृत्त की परिधि। तो वो कितनी होगी बच्चों, वो होगी ये इधर और इधर पाई आर होगी, 2 पाई आर होगी। तो हम क्या लेंगे, लेंथ एक तरफ की लेंगे भाई, ये सर्कल और ऊपर वाले सर्कल, ये सारे सर्कल ही तो ये पूरी जो परिधि है उसके बराबर होंगे, लेकिन हमें क्या लेनी है, सिर्फ एक तरफ की लंबाई लेनी होती है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये 2 पाई आर है, इसे 2 से भाग दे देंगे यानी कि पाई आर। तो L जो होगा बच्चों वो पाई आर होगी, L क्या होगा यहाँ पे, पाई आर होगी। और हमें पता है जो इसकी चौड़ाई होती है, ब्रेथ होती है, वो कितनी है, पाई आर होती है, वो रेडियस होती है। तो लिख देते हैं वृत्त की चौड़ाई B, वो बराबर क्या है, आर क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल या आयत का भी क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इसकी पाई आर है और चौड़ाई आर है, तो ये हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। एक बार और मैं बता देती हूँ आपको, हमने एक वृत्त लिया, वृत्त को 16 बराबर पार्ट में हमने बांट लिया, ठीक है। कितनी बराबर भाग में आप काट सकते हो इसको, 18, 20 इस तरह से। फिर मैंने इसकी इस तरह से फिगर बना ली जो मुझे लगभग एक आयत की तरह मिल रही है। अब इसकी जो चौड़ाई होगी, ये तो रेडियस ही होगी, ठीक है, यही तो पार्ट है ये वाला, और ये जो इसकी लंबाई है इसे हमें निकालना है मेन। अगर हम दोनों तरफ की लंबाई को मिला ले तो ये इस वृत्त की क्या बनती है, परिधि बनती है। तो हमें आधी लेनी है, तो हम क्या करेंगे, परिधि का आधा कर देंगे तो वो उसकी लंबाई हो जाएगी, यानी कि पाई आर। तो लंबाई भी पता है हमें और चौड़ाई भी पता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, पाई आर स्क्वायर। और इसमें कुछ और पॉइंट भी है और एक फॉर्मूला और है जिसमें हम सीखते हैं, जो हमारा वलय होता है, रिंग होता है, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। बच्चों मेरे पास ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसके बाहर ये दूसरा वृत्त है। तो इस तरह से ये क्या बन रही है, ये एक रिंग बन रही है जिसे हम क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। तो अगर हमें इस वलय का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। अब ये हमारा कहीं, ये बिल्कुल सेंटर होगा, संकेंद्रीय वृत्त है ये दोनों एक तरह से, ये छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लें कि छोटा वृत्त जो है इसकी जो रेडियस है वो R2 है और बड़े वृत्त की जो रेडियस है वो R1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा ये वलय है, रिंग है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो वलय जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिंग का क्षेत्रफल बराबर होगा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, इसमें त्रिज्या R1 है और इसमें R2 है, पाई दोनों में से कॉमन लेंगे तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होगा, ठीक है। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम इसे खोल भी सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो R1 माइनस R2 गुना R1 प्लस R2, इस तरह से हम इसे खोल के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है बच्चों, अगर हमारे पास दो वृत्त है जो कि कैसे है, संकेंद्रीय है, यदि वृत्त
अगर दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये रहा और दूसरा वृत्त इसके अंदर इस तरह से है, मतलब जब एक वृत्त दूसरे वृत्त को अंतः स्पर्श करता है, एक वृत्त दूसरे वृत्त को क्या करता है बच्चों, अंतः स्पर्श करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो बाहर वाला वृत्त होगा, जो बाहर वाला वृत्त होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, r1 होगी और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या r2 होगी। तो इसका इनके त्रिज्याओं, इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी, अब इनके केंद्र दोनों एक जगह तो नहीं होंगे, ये हमने एक बड़ा वृत्त लिया और उसमें टच करते हुए एक छोटा वृत्त लिया गया। अब इनके जो केंद्र है वो एक नहीं है, ठीक है। ये छोटे वाले वृत्त का केंद्र यहाँ कहीं हो सकता है और बड़े वाले वृत्त का केंद्र कहीं और हो सकता है। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी वो बराबर होगी बच्चों इन दोनों त्रिज्याओं के अंतर के, बराबर होगी त्रिज्याओं के अंतर के, मतलब r1 माइनस r2 के, ठीक है। अगर इस तरह से तो r1 माइनस r2 के। अच्छा, दूसरी कंडीशन आपके पास ऐसी भी हो सकती है कि जब जो वृत्त होंगे वो बाहर से स्पर्श करेंगे, ठीक है। तो उसे बता देती हूँ। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास, यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हो तो, बाह्य स्पर्श करते हो तो केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी, बीच की दूरी होगी त्रिज्याओं के योग के बराबर, है ना। जो भी त्रिज्याएं होगी, कैसे डायग्राम बनेगा इसमें, जैसे हमारे पास ये एक वृत्त है और इसको बाहर से स्पर्श करते हुए ये दूसरा वृत्त है। तो मान लेते हैं इसका यहाँ पे केंद्र O है और इसका O डैश है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या r1 है और इसकी r2 है। तो इन दोनों जो केंद्रों के बीच की दूरी होगी वो होगी r1 प्लस r2, ठीक है। दोनों को हम जोड़ देंगे। इसके अलावा एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर होती है परिधि के, पहिए की परिधि। और वो क्या होती है, क्योंकि पहिया कैसा होता है, वृत्त होता है, तो वो परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr। ये कह रहा है भाई एक हमारे पास पहिया है सर्कल, ठीक है, वो यहां से चला और यहां से वापस आके इसी तरह से यहाँ पे आ गया, उसने एक चक्कर कवर कर लिया। तो ये जो एक चक्कर कवर किया ये किस दूरी के बराबर हुआ, जो इसकी पूरी परिधि थी उसी के बराबर हुआ। यानी कि एक चक्कर बराबर क्या होगा, उस वृत्त की परिधि होगी, क्योंकि जो हमारा पहिया होता है वो क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो पहिए की परिधि के बराबर होगी। इनका यूज हम कोशिश करने में करेंगे, ठीक है। दूसरा, एक निश्चित दूरी तय करने, एक निश्चित दूरी तय करने में एक पहिए द्वारा पहिए के चक्करों की संख्या बराबर होगी पहिए द्वारा तय की गई दूरी बटे पहिए की परिधि। अब हमसे पूछ रहा है वो कि मतलब कितने चक्कर काटे किसी गाड़ी ने, मतलब कोई गाड़ी जा रही है उसने कितने चक्कर काटे। तो एक निश्चित दूरी है, कोई हमें एक निश्चित दूरी बता दी कि उस दूरी में वो कितने चक्कर काटेंगे। तो पहिए द्वारा चक्करों की जो संख्या होगी वो पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे पहिए की परिधि के बराबर होगी। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा। तो इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², उसकी परिधि क्या होती है 2πr। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम अर्धवृत्त के और चतुर्थांश वृत्त के, उसका जो फोर्थ पार्ट है उसके फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास वलय दिया हुआ है, रिंग दी हुई है,
तो हम उसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जो बाहर वाला वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल और माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, उसकी हम परिधि भी निकाल सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, बाहर वाले वृत्त की परिधि माइनस अंदर वाले वृत्त की परिधि। ठीक है, इसके अलावा अगर दो वृत्त हैं और वो अंतः स्पर्श करते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछी जाए तो हम उनकी त्रिज्याओं को माइनस कर देंगे। अगर बाह्य स्पर्श कर रहे हैं दो वृत्त, उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछी जाए तो हम उन दोनों त्रिज्याओं को प्लस कर देंगे। इसके अलावा एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो पहिए की परिधि के बराबर होती है, और एक निश्चित दूरी तय करने में एक पहिए के चक्करों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है पहिए द्वारा तय की गई दूरी और पहिए की परिधि के। तो इस चैप्टर में ये सारे हमारे फॉर्मूले हैं जिस पर हमें क्या करने हैं बच्चे, क्वेश्चंस करने हैं। बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि क्या भुजा a सेंटीमीटर वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, कारण दीजिए। तो सबसे पहले इसमें दो चीजें हैं बच्चों हमारे पास, एक वर्ग है और दूसरा वृत्त है। तो वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है, तो पहले मैं वर्ग बना लेती हूँ, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो ये हमारे पास एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। और इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, a है, मतलब ये a है, ये भी a है, ये भी और ये भी। अब इसमें क्या, इसके अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है, वृत्त जो इसकी भुजाओं को स्पर्श करते खींचा जाएगा। ठीक है, ये इसमें एक वृत्त है जिसका जो केंद्र होगा वो O होगा। तो हमसे पूछा है कि जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल हमें क्या दिखाना है, पाई a स्क्वायर दिखाना है। अब देखो ये हमारा वर्ग है और वर्ग की जो भुजा है इसकी लंबाई a है और ये हमारा वृत्त है। तो अगर हम इस वृत्त का व्यास निकालें तो वो भी कितना होगा, a होगा। और अगर हम व्यास, ये पूरा व्यास है a और इसकी त्रिज्या क्या होगी, वो व्यास की आधी होती है यानी कि a/2 होगी। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूं, आकृति से वृत्त का व्यास बराबर होगा वर्ग की भुजा के, और वो कितनी है, a सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या जिसे हम दिखाते हैं स्मॉल r से, वो होगी व्यास की आधा यानी कि a/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो पाई r कितना है, a/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई a स्क्वायर/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये और ये तो आपस में बराबर नहीं है, ये पाई a स्क्वायर है, ये पाई a स्क्वायर/4 है। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा, असत्य है। यह कथन आप ऐसे लिखेंगे, अतः यह कथन कैसा है, असत्य है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं। बस जो हमें दिया हुआ है, ये वर्ग की भुजा दी हुई थी, इससे हमने क्या निकाल लिया, वृत्त का व्यास निकाल लिया, फिर व्यास से हमने त्रिज्या निकाल ली और जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसको फॉर्मूला लगाया और निकाला, तो वो हमारे इसके बराबर नहीं था जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या यह कहना सत्य होगा कि त्रिज्या a वाले एक वृत्त के परिगत मतलब बाहर की तरफ वर्ग का परिमाप 8a सेंटीमीटर होगा। मतलब पहले हमने क्या बनाया है, वृत्त बनाया है ना, पहले हम वृत्त बना लेते हैं। पहले हम वृत्त और वृत्त के बाहर हमने क्या बनाया है, वर्ग बनाया है। बस इसमें क्या करा है बच्चों, लैंग्वेज अलग दे दी है और इस बार हमें क्या दिया है, वृत्त की वर्ग की माप ना देकर इन्होंने वृत्त की माप दे दी है। इन्होंने क्या दिया है हमें, वृत्त, ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या दी है वो कितनी है, a सेंटीमीटर है। ठीक है, ये अगर केंद्र है तो ये a सेंटीमीटर होगा। तो इस वृत्त का परिमाप क्या होगा, ये हमारे पास वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या a है, तो इसका अगर हम व्यास निकालें तो वो क्या होगा, a, यानी कि a 2a हो जाएगा। और ये जो वर्ग बना हुआ है इसकी भुजा भी क्या होगी, 2a होगी, क्योंकि ये क्या होगी बच्चों, वर्ग की जो भुजा होगी वो वृत्त के व्यास के बराबर होगी।
ठीक है, तो वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास, और वो कितनी है 2a। तो हमसे पूछा है कि ये जो वर्ग बनाया है, जो वृत्त की परिघत है, इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप का मतलब कि इसकी चारों साइड को हम जोड़ लेंगे आपस में, यानी कि हम क्या करेंगे 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a। यहां हमसे क्या लिखते हैं 4 गुना भुजा, ये फॉर्मूला होता है वर्ग के परिमाप का। तो 4 गुना भुजा कितनी है 2a, तो गुना करने पर क्या है 8 सेंटीमीटर। तो जो कथन कहा था वो क्या होगा सत्य होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों अतः यह कथन सत्य होगा। कौन सा कथन? कि अगर हमें कोई वृत्त दिया जाए जिसकी त्रिज्या a है और उसके परिघत एक वर्ग खींचा जाए तो उस वर्ग का जो परिमाप होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। आज हमने ये जो हमारा चैप्टर था जिसमें हमने वृत्त का परिमाप और जो क्षेत्रफल निकाला सीखा, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप वीडियो देखिए, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।